हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसी और डीसी के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी दो टाइप होते हैं। एक होती है हमारी डायरेक्ट करंट, एक होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे घरों में जो आती है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी करंट कहाँ यूज आती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। जनरेटर भी हमारे टू टाइप के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या उनकी वर्किंग होती है, कौन कौन से पार्ट्स है, किस तरह से काम करते हैं, तो वो तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सो आ जाइए, आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर एक्चुअली होता क्या है, क्या काम करता है, और क्या ये इलेक्ट्रिक मोटर जैसा है या उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और अगर है भी तो इसके टाइप कौन कौन से हैं और ये काम क्या करता है। भाई मेन तो यही चीज़ है कि अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसकी वर्किंग क्या होगी, कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये काम नहीं कर रहा है कुछ भी, तो फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा होगा। और जनरेटर का नाम सुनते ही आपको याद आ रहा होगा ना कि वो जो शादियों में जनरेटर लगता है बड़ा बड़ा सा, एक तो घूमता रहता है कंटिन्यूअसली, उससे क्या होता है, लाइट्स चलती रहती है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी वो क्या कर सकता है, वो लाइट को लगा सकता है। कैसे लगाता है, तो चलिए देखते हैं। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर में आज हमें क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर के बारे में। देखो ये तो स्ट्रक्चर है हमारे जनरेटर का। अब इसको देख के ऐसे लग रहा होगा ना कि यार ये कुछ हमें कुछ सिमिलर सा लग रहा है, कहीं ना कहीं अभी देखा देखा जाए इलेक्ट्रिक मोटर में भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखा था। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर के स्ट्रक्चर में क्या था, इलेक्ट्रिक मोटर के स्ट्रक्चर में देखो ये था कि ये जो आपका आर्मेचर था, ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल थी, यहाँ से जहाँ ये कनेक्ट हो रही थी वो क्या था, वो थी स्प्लिट रिंग। जहाँ ये कनेक्ट हो रही थी वो क्या थी, वो स्प्लिट रिंग्स थी। और स्प्लिट रिंग्स के बाद में आगे क्या कनेक्ट हो रहा था, हमारे ब्रशेस, और ब्रशेस के बाद क्या था, पूरा सर्किट था। वहां पे थी स्प्लिट रिंग्स। क्या यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स नजर आ रही है, ऐसी रिंग्स जो बीच के अंदर इस तरह से हो, हाफ हाफ में कन्वर्टेड हो? नहीं ना, ये तो पूरी की पूरी कंप्लीट रिंग्स नजर आ रही है। तो भाई ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, ये मोटर नहीं हो सकती। तो मोटर का ये डिफरेंस है थोड़ा सा कि मोटर में स्प्लिट रिंग्स होती है, यहाँ पर देखो स्प्लिट रिंग्स नहीं होती है। और वहां स्प्लिट रिंग्स अगर थी भी ना तो दोनों एक साथ में थी। ये किधर थी, तो ये क्या इसके सामने ही थी, बिल्कुल पास में थी इसके। क्या यहाँ पर दोनों रिंग्स बिल्कुल पास पास में है क्या, बिल्कुल नहीं। एक रिंग अगर पहले है तो दूसरी रिंग थोड़ी सी उसके बाद में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। एक और चीज में डिफर कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। भाई इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही थी, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही थी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रही थी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब अगर इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल भी कौन सी, रोटेशनल एनर्जी। याद करो, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल में भी कौन सी थी, रोटेशनल एनर्जी थी। जो कहाँ यूज आ रही थी, भाई हमारा जो मिक्सर ग्राइंडर है वो कैसे घूमता है, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जो घूमता है वो कैसे घूम रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी को आप ऑन करते हो तो वो घूमता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो घूम रहा है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है हमें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। बट जनरेटर में ऐसा होता है क्या, क्या स्विच ऑन करने की जरूरत होती है? अगर लाइट चली गई तो क्या आपका जनरेटर काम नहीं करेगा? अरे भाई लाइट चली गई ना, इसीलिए तो जनरेटर का काम आएगा। अदरवाइज अगर घर में लाइट आ रही है तो जनरेटर को थोड़ी ना यूज करते हैं हम, बिल्कुल नहीं यूज करते उसको। सो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के अंदर डिफरेंस, आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक मोटर जहाँ पे नाम आए ना, तो एकदम से हमें मिक्सर ग्राइंडर या वॉशिंग मशीन को याद कर लेना कि मिक्सर ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन के अंदर जो वो गोल गोल घूम रहा था ना, वो मोटर की वजह से घूम रहा था। कूलर के अंदर जो फैन चलता है आपका, वो भी किसकी वजह से चलता है, मोटर की वजह से चलता है। तो मोटर के अंदर भी हम क्या दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपके मिक्सर ग्राइंडर वॉशिंग मशीन ये किसी काम के नहीं है, ये ऐसे डिब्बे की तरह वहां रखे रहेंगे, काम वाम नहीं होगा उनसे कुछ भी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उनको दी जाती है, उसके बाद वो रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैकेनिकल एनर्जी जो कौन सी थी, रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही आपका काम होता है। ठीक है, ये तो था इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, तो भाई इसको इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब इसका काम हो गया थोड़ा सा चेंज। अब कौन सा चेंज हुआ है वो तो मैं आपको अभी बताऊंगी। सो ये स्ट्रक्चर किसका है, तो भाई ये हमारा क्या है, ये जनरेटर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एसी है या डीसी है और किस तरह से वर्किंग है वो तो हम देखेंगे बाद में। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो वर्क क्या करता है, बेसिकली उसका काम क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। हमारे पास ऑलरेडी पढ़ने के लिए इतना कुछ है, तो भाई हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो फिर इसका काम क्या है, तो भाई इसका काम ये है कि ये क्या करता है, ये एक तरह का है डायनेमो, जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब मैकेनिकल एनर्जी इसके पास में है ऑलरेडी अगर,
तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तभी तो देखा होगा ना शादियों के अंदर जहाँ लाइट नहीं भी होती है वहां भी इलेक्ट्रिक जनरेटर की वजह से क्या होता है, लाइट चल रही होती है, सारी लाइट्स ऑन होती है। क्यों होती है? बिकॉज ये जनरेटर क्या करता है, ये जनरेट कर रहा है। जनरेटर नाम से ही समझ आना है कि ये जनरेट कर रहा है। किसको जनरेट करेगा? तो भाई इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा तभी तो हमारी लाइट्स जो है वो ऑन हो जाएंगी, और शादियों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, वो इसी वजह से नहीं होती है। चलिए, सो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आल्सो नोन एज डायनेमोज। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को और क्या बोल सकते हैं? डायनेमोज बोल सकते हैं। मतलब जहां पर नाम आ जाए डायनेमो तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, डायनेमो और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है बिल्कुल सिमिलर है। इज एन इलेक्ट्रिक मशीन, ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किस में कन्वर्ट करता है भाई? ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इतना याद रखना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है। जनरेटर है मतलब ये जनरेट करेगा। किसको जनरेट करेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है भाई, किससे कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट? तो मैकेनिकल एनर्जी से कर रहा है। इसके पास है मैकेनिकल एनर्जी, उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, आई होप कि इसका वर्क आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इसकी पूरे चैप्टर के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इसको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स मैकेनिकल एनर्जी इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय स्टीम टर्बाइंस, गैस टर्बाइंस एंड विंड टर्बाइंस। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि मैकेनिकल एनर्जी अपनी जेब में लेके घूमता है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो भाई ये जो इतना बड़ा हमारा जनरेटर होता है, भाई शादियों में देखा है ना जनरेटर कितना बड़ा होता है। घरों के अंदर भी हम किसको प्रिफर करते हैं? हम इन्वर्टर्स को प्रिफर करते हैं। क्यों? जनरेटर थोड़ा सा बड़ा होता है। अब जब बड़ा होगा तो ये बड़े लेवल पे देगा हमें एनर्जी, और अगर ये बड़े लेवल पे एनर्जी देगा तो भी कौन सी देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें ये देगा। तो इसके पास कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी। तो भाई अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तो इसके पास ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो ये कन्वर्ट करके हमें देगा। तो ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आएगी? तो भाई ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी आएगी स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन और विंड टरबाइन से आ जाएगी। मतलब गैस टरबाइन का मतलब क्या होता है? विंड मिल हम बोल सकते हैं, विंड मिल हम कह सकते हैं बेसिकली, सॉरी गैस नहीं, विंड टरबाइन की बात कर रहे हैं। विंड टरबाइन क्या होता है? विंड टरबाइन ये है कि विंड मिल कैसे होती है। विंड मिल के अंदर क्या होता है? जस्ट वो जो पंखा है वो घूमता रहता है कंटिन्यूअसली, हवा की वजह से घूमता है, और उससे क्या बनता है? तो उससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। द सेम थिंग इज हियर कि ये जो जनरेटर्स है, अगर हम उसके अंदर कहीं पर से एकदम बहुत तेजी से अगर हम कहीं पे हवा देते हैं और उस हवा की वजह से वो टरबाइन अगर घूमने लग जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक जनरेटर को मिल जाएगी मैकेनिकल एनर्जी, और वो कन्वर्ट कर देगा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द सेम थिंग इज विद द स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में भी सेम थिंग है, बहुत जोर से हमें ज्यादा प्रेशर में क्या देना पड़ेगा? स्टीम देनी पड़ेगी। गैस टरबाइन है तो भी प्रेशर में हमें गैस भी देनी पड़ सकती है, और अगर वाटर टरबाइन होगा तो भी बहुत ज्यादा प्रेशर में हम क्या देंगे? बहुत ज्यादा स्पीड से हम क्या देंगे? उसको वाटर देंगे, सो दैट कि टरबाइन जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करे, घूमे, और टरबाइन के घूमने से क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी बनेगी, और वही जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन कन्वर्ट कर देगा? तो हमारे जनरेटर्स कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट कि हमारे घर में जब लाइट वाइट चली जाए, अगर शादी वादी हो घर में और अगर लाइट चली जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और आपके जो पूरा जो फंक्शन है वो बिगड़े नहीं आपका। ठीक है, चलिए। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एसी जनरेटर एंड द सेकंड वन इज डीसी जनरेटर। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? एसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है। सो एसी जनरेटर क्या होता है और डीसी जनरेटर क्या होता है? तो भाई एसी जनरेटर का मतलब ये है भाई हमारे पास जो एसी है इसका मतलब क्या है? एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? तो भाई लास्ट वीडियो देखो, अगर नहीं देखा है तो उसको देखो। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? एक ऐसी करंट जो अपनी डायरेक्शन को क्या करती है? कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है, या अपने मैग्नीट्यूड में चेंज करती रहती है, तो वो होती है अल्टरनेटिंग करंट, जो आती जाती रहती है, आती है फिर जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है। और एक होती है डीसी करंट। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब कि उसके मैग्नीट्यूड में या उसके डायरेक्शन में कभी भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, और वो चेंज अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि ये करंट क्या है? एकदम स्ट्रेट जाएगी, ये डायरेक्ट करंट है। जैसे ही अगर हम इसका ग्राफ भी बनाने लगेंगे तो डायरेक्ट करंट तो हमारी ऐसे चली जाएगी, और जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या बन जाएगी? वेव्स बन जाएगी। वेव्स क्यों बनेगी भाई? एक बार आ रही है फिर जा रही है, फिर आ रही है फिर जा रही है, फिर आ रही है फिर जा रही है, जो कि हमारे घरों के अंदर होता है।
क्या आपको पता चलता है? लाइट आई विद इन अ सेकेंड और लाइट चली भी गई, फिर वापस आई, फिर चली गई, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये हमारे घर में कौन सी आ रही है भाई? अल्टरनेटिंग करंट आ रही है। भले आपको पता नहीं चले लेकिन फिर भी आपके घर में कौन सी आ रही है? अल्टरनेटिंग करंट आ रही है। और जो डीसी करंट है उसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। सो हमें जो जनरेटर पढ़ना है वो दोनों ही पढ़ने हैं। दोनों जनरेटर का मतलब क्या होता है? तो भाई एसी जनरेटर का मतलब है एक ऐसा जनरेटर जो भाई इलेक्ट्रिसिटी तो बना रहा है लेकिन वो अल्टरनेटिंग करंट बनाएगा। जब वो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाएगा, जनरेट करेगा, तो वो अल्टरनेटिंग करंट बनाएगा। और अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें तो भाई जो इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी करंट डीसी बनाता है, मतलब कि डायरेक्ट करंट बनाता है, दैट मीन्स कि वो कौन सा जनरेटर है? वो है डीसी जनरेटर। अभी हम बात कर रहे हैं एसी की, इसका मतलब वो कौन सी करंट बनाएगा? वो एसी बनाएगा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट बनाएगा। सो एसी जनरेटर is a machine that converts mechanical energy into electrical energy। भाई ये तो सिंपल सी चीज है, जनरेटर क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड वी नो वेरी वेल। सो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है? आई होप कि ये क्लियर होगा। एसी जनरेटर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी होगी? अल्टरनेटिंग करंट होगी इसके अंदर। और अगर ये डीसी जनरेटर होता तो इसकी करंट कौन सी होती? डायरेक्ट करंट होती। ठीक है, चलिए। The output is alternating electrical power। आउटपुट कौन सा होगा? अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर होगा in the form of alternating voltage and current। ठीक है, एसी जनरेटर है मतलब कि इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो किस में होंगे? वो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर होगा। भाई अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा है तो डेफिनेटली अल्टरनेटिंग करंट ही होगी, वो चेंज अप होते। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर एसी। पार्ट्स क्यों पढ़ने हैं हमें? तो भाई सबसे पहली चीज ही क्या होती है? जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर हमने पढ़ लिए दो टाइप उसके, कि भाई एक होता है एसी, एक होता है डीसी। अब जब हम बात कर रहे हैं एसी की तो हमें पार्ट्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो ये जनरेटर्स है ये किस पे वर्क करते हैं। तो ये जो जनरेटर है इसका प्रिंसिपल क्या है? ये किस पे काम करेगा? तो भाई इसका प्रिंसिपल ये है कि ये जो जनरेटर्स है वो किस पे काम करेंगे? वो काम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करेंगे। जो हमने फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और उसमें हमने क्या देखा था कि भाई जब भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो क्या होगा? उसके अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं, उसके अंदर अगर वेरिएशन हो रहा है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंड्यूस हो जाएगी। द सेम थिंग इज हियर कि इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हो गया ईएमआई, शॉर्ट फॉर्म है इसकी ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ये तो ये जो आपका जनरेटर है ये अगर काम कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर भी तो हम यही कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ भी तो यही हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो रहा है? इंडक्शन हो रहा है। इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक करंट को हम बना रहे हैं। हम जनरेटर्स को इलेक्ट्रिक करंट दे नहीं रहे हैं, हम उससे ले रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो जनरेट करके हमें दे रहा है, वो हमसे नहीं ले रहा है। वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी ले रहा है हमसे। भाई हमसे भी नहीं ले रहा है, वो तो टरबाइन से ले रहा है। और ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं से तो आप उसको एनर्जी दोगे तभी तो वो आपको देगा। सो इस इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या हो गया? तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया कि ये जो काम करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। इट कैन बी सेड ईएमआई इन द शॉर्ट फॉर्म। सो कम टू द पार्ट्स। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो भाई उसके पार्ट्स के अंदर देखो कौन कौन से हैं। आर्मेचर है, फील्ड मैग्नेट है, स्लिप रिंग्स है, ब्रशेस है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, 4 पार्ट्स से ज्यादा पार्ट्स नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसको याद रखना, स्लिप रिंग्स है। हमने अभी सबसे पहले यही देखा, स्प्लिट रिंग्स नहीं है, स्प्लिट रिंग्स अलग होती है। स्प्लिट रिंग्स का मतलब होता है बीच के अंदर क्या होगा? गैप होगा उसके अंदर। स्प्लिट रिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा? बीच के अंदर गैप होगा। इस तरह से रिंग्स बनेगी। किस तरह से बनेगी? तो भाई ये बनेगी इस तरह से। स्प्लिट रिंग्स जो होती है वो इस तरह से होती है। ये बीच के अंदर जो है वो गैप होता है और जैसे ही वो जो कॉइल है आपकी जब वो मूव करती है तो मूव करते ही क्या हो जाएगा? ये स्प्लिट रिंग्स भी मूव करेगी, लेकिन सिर्फ इनर्शिया की वजह से ही वो यहाँ तक आने के बाद में आगे की तरफ मूव कर जाएगी। भाई आपकी जो कॉइल थी वो इस तरह से थी, जब वो घूम रही थी तो वो यहाँ तक आ गई थी। यहाँ तक आते ही क्या हो गया था? इन स्प्लिट रिंग्स की वजह से कनेक्शन टूट गया था, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये फिर से इस तरह से घूम जाएगी। तो इनर्शिया की वजह से क्या हो गया? फिर से ये दोनों क्या हो गई? कनेक्शन में आ गई सर्किट के, और कार्बन जो ब्रशेस थे उसके कनेक्शन में आ गई। उसकी वजह से फिर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। और ये किसका था? ये मोटर का था। उसकी में कौन सी रिंग्स थी? स्प्लिट रिंग्स थी, जो कि स्प्लिट हो रही थी, अलग अलग हो रही थी।
लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, स्लिप रिंग्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो कि कंप्लीट है, बीच में कहीं से भी उसके अंदर गैप नहीं होगा, जो कि हमने स्टार्टिंग के उस पिक्चर में हमने देखा था उसको। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर से एक बार देख लो। यहाँ देखो इसके अंदर एक बार देखो किस तरह की रिंग्स है, इसके अंदर देखो कंप्लीट रिंग्स है। यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। स्प्लिट रिंग्स नहीं है मतलब जो पार्ट वाली रिंग्स है ना, जो हाफ हाफ वाली, वो हाफ हाफ रिंग्स नहीं है, यहाँ तो फुल है भाई, कंप्लीट रिंग्स है और 2 रिंग्स है हमारे पास में। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। तो चलो फिर से आ जाओ उसके ऊपर कि भाई हम जो पढ़ रहे थे अभी, जो पार्ट्स की बात कर रहे थे, तो उसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो पार्ट्स होता है, एक आर्मेचर है, फील्ड मैग्नेट है, स्लिप रिंग्स है और ब्रशेस है। ठीक है, आई होप कि आर्मेचर आपको पता है, फील्ड मैग्नेट पता है, ब्रशेस आपको पता है, स्लिप रिंग्स था वो मैंने आपको बता दिया। अभी आपको कैसे पता है, तो भाई इलेक्ट्रिक मोटर हमने पढ़ा है। मोटर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मोटर के अंदर जो एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी, वो रेक्टेंगुलर कॉइल क्या थी, वो थी आर्मेचर। तो इसके अंदर भी सेम चीज है, जैसा कि हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था कि भाई ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, ये क्या होगा, ये हो जाएगी आपकी आर्मेचर। इस आर्मेचर के बाद में देखो पास के अंदर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो भाई पास के अंदर हम लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मैग्नेट्स लगानी पड़ेगी। तो ये देखो ये हो गई फील्ड मैग्नेट, ये हो गई हमारी कौन सी, फील्ड मैग्नेट्स हो गई। एक पे होगा एन पोल, दूसरे पे होगा एस पोल। चलो ये हो गया आपका आर्मेचर। आर्मेचर के अलावा क्या हो गया, तो आर्मेचर के अलावा हमारे पास है अभी फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स के बाद क्या होना चाहिए, तो भाई फील्ड मैग्नेट्स के बाद हमारे पास क्या होंगी, स्लिप रिंग्स होंगी। स्लिप रिंग्स में देखो एक रिंग तो यहाँ कनेक्टेड थी, दूसरी रिंग जो है वो यहाँ से कनेक्टेड थी। ठीक है, अब स्लिप रिंग्स पे जब कनेक्टेड है तो स्लिप रिंग्स के बाद में क्या हो रहा है, ब्रशेस होने चाहिए। ब्रशेस भी है, ब्रशेस कहाँ है, तो भाई एक ब्रश जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है, दूसरा ब्रश जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ से फिर पूरा का पूरा वो जो सर्किट होगा वो बन जाएगा। ठीक है, चाहे बैटरी लगानी है, चाहे स्विच लगाना है, चाहे नहीं लगाना, गैल्वेनोमीटर लगाना है या कुछ और लगाना है, हमारे टर्बाइंस लगाने हैं, तो वो सारा जो कनेक्शन होगा वो यहाँ होगा नीचे की तरफ। बट हमारे पास अभी जो 4 पार्ट्स है वो इस तरह से है कि भाई जो फर्स्ट था वो आर्मेचर था। आर्मेचर इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल जिसको कि हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे। तो भाई ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। उसके बाद हमें बोला है फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट का मतलब भाई आर्मेचर को आप कहाँ रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, तो भाई हम क्या करेंगे, हम मैग्नेट्स के जो 2 पोल्स है उनको वहीं पे फिक्स कर देंगे, उनको हम हिलाएंगे नहीं, घुमाएंगे कहीं पे भी नहीं। सो ये आपकी क्या हो गई, फील्ड मैग्नेट्स हो गई, ये फील्ड मैग्नेट्स होंगी। अब ये जो फील्ड मैग्नेट्स है, 2 मैग्नेट्स है, एक का एस पोल होगा, एक का साउथ पोल होगा। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, मैग्नेट है। यहाँ से आगे आए तो ये जो रिंग्स है जिससे ये कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड है, जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल के जो 2 एंड्स है वो दोनों एंड्स इनसे कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी स्लिप रिंग्स हो जाएगी। ठीक है, इन स्लिप रिंग्स के बाद में क्या होना चाहिए, ब्रशेस। कौन से ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। कहाँ होंगे, स्लिप रिंग के पास में। तो ये जो ब्रशेस आपके बने हुए हैं ना, ये वाले, ये क्या है, ये ब्रशेस है। ये कौन से ब्रशेस है, कार्बन ब्रशेस है। आपके जो मॉर्निंग वाले ब्रशेस ये बिल्कुल भी नहीं है, ये कार्बन ब्रशेस जो क्या करेंगे, भाई मोटर में भी याद करो, मोटर को अच्छे से याद करो, उसी से कनेक्ट करो इसको, ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सको। जैसे ही वो जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल थी, अब सपोज अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर ये घूमेगी तो भाई ये अगर घूमेगी तो क्या ये पोर्शन नहीं घूमेगा, घूमेगा। तो इसके जो 2 एंड से क्या ये नहीं घूमेंगे, अगर ये घूमेंगे तो साथ ही साथ ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये भी घूमना चाहिए था, लेकिन ये सर्किट नहीं घूम रहा है। और अगर ये सर्किट नहीं घूम रहा है, मतलब सर्किट क्यों नहीं घूम रहा है हमारा, क्योंकि अगर सर्किट घूम गया तो भाई ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया, और अगर सर्किट घूम गया है, गड़बड़ घोटाला हो चुका है, इसका मतलब है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर हो चाहे मोटर हो, वो वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हमें तो इसको वर्क करवाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रशेस लगाते हैं, सो दैट कि अगर मूवमेंट हो भी तो सिर्फ ये रिंग्स तक भी मूवमेंट हो जाए, इसके बाद वाला जो सर्किट है वो एज इट इज रहे। कौन घूमेगा, ओनली कॉइल एंड द रिंग्स। ठीक है, इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर होगी। अब इसको आप लिखेंगे कैसे एग्जाम के अंदर, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे इसको लिखने वाले हैं। भाई आर्मेचर क्या होता है, ब्रशेस क्या है। सो आर्मेचर क्या होता है, इट इज अ कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स बनाए गए, बहुत सारी कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर कहते हैं। एज आई टोल्ड यू कि जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल होती है उसको हम कहते हैं आर्मेचर।
ये अकेला नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कॉपर वायर ले लिया और हो गया, वैसा नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स है, ठीक है। चलिए, फील्ड मैग्नेट्स, इट इज अ पावरफुल मैग्नेट दैट प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक ये पावरफुल मैग्नेट है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देती है। मतलब अगर ये यहाँ पर एक मैग्नेट का पोल हो गया, यहाँ पर एक मैग्नेट का पोल हो गया, लेकिन इस पूरे के अंदर जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा, यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि इस पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है लेकिन इस वाले पोर्शन में कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पूरे ही फील्ड के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। दैट मीन्स कि सब जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में इसको रखा जाता है। कहाँ रखेंगे? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, जहां पर आपकी कॉइल की रोटेशन हो रही है, जहां कॉइल रोटेट हो रहा है उसके आसपास में रखोगी। भाई एक मैग्नेट यहाँ हो गई, दूसरी मैग्नेट के पोल यहाँ हो गया, बीच में क्या आ जाएगा? कॉइल आ जाएगी आपकी। चलिए, सो द नेक्स्ट थिंग इज स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स तो पता है, एसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग्स कहाँ होती है? तो भाई आर्मेचर के जो दो एंड्स है ना वहां पर होती है। ये देखो, ये आपका क्या है? आर्मेचर है। इस आर्मेचर का फर्स्ट एंड पे ये हो जाएगी, सेकेंड एंड पे एक रिंग होगी। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना, ऐसा नहीं हो कि एक रिंग अगर यहाँ है और इससे आपने कनेक्ट कर दिया एक एंड को, तो दूसरा एंड जो है इसी से कनेक्ट हो रहा है, फिर आगे की तरफ जा रहा है, फिर दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। ये गलत है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। आप किस तरह से करेंगे एग्जाम में? इस तरह से बनाएंगे, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में भी कि भाई ये जो है ये किस तरह से है। यहाँ इसका जो एक एंड है वो एक रिंग से कनेक्टेड है, जो दूसरा एंड है वो दूसरी रिंग से कनेक्टेड है, वो आपस में क्लैश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो इन एन AC जनरेटर स्लिप रिंग्स टाइप ऑफ कम्यूटेटर इज यूज। स्लिप रिंग्स एज अ टाइप ऑफ कम्यूटेटर इसको यूज किया जाता है। जैसे कि जो हमने स्प्लिट रिंग्स पढ़ी थी उसके अंदर भी यही था, वो एज अ कम्यूटेटर थी। द सेम थिंग इज हियर कि जो स्लिप रिंग्स होती है वो भी एज अ कम्यूटेटर काम करती है। स्लिप रिंग्स आर फुल रिंग्स विद which the ends of coils are connected, whereas DC generator uses split rings type commutator which are half rings with which the ends of the armature coil are in contact। भाई ये तो सिंपल सी चीज है कि जो स्लिप रिंग्स होती है वो एक एंड से कनेक्टेड होगी एक रिंग से, दूसरा एंड जो है आर्मेचर का वो दूसरी रिंग से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द स्लिप रिंग्स। तो दो टाइप की रिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होती है स्लिप रिंग्स, दूसरी होती है स्प्लिट रिंग्स। तो स्प्लिट रिंग्स का मतलब क्या होता है? जो हाफ होगी। स्लिप रिंग्स का मतलब जो फुल होगी। भाई जब AC जनरेटर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फुल रिंग्स की, मतलब कि स्लिप रिंग की। और जैसे ही आप मोटर या आप DC जनरेटर की बात करते हो तो कौन सी रिंग हो जाएगी? स्प्लिट रिंग्स आएगी। मतलब कि जो हाफ वाली रिंग्स है, जो हाफ कप लाइक स्ट्रक्चर था, वो वाली रिंग्स आपके DC जनरेटर में या मोटर में काम आएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे AC जनरेटर की तब हम हमेशा स्लिप रिंग्स की ही बात करेंगे, वहां पर हम स्प्लिट रिंग्स की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फिर वो गलत हो जाएगा। चलिए, ब्रशेस। There are two stationary metallic carbon brushes which are in contact with external devices and rings। external devices का मतलब होता है जो पूरा का पूरा लास्ट का सर्किट है वो, एंड जो रिंग्स है उन दोनों से कौन कनेक्टेड होता है? उन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो वे कार्बन ब्रशेस करते हैं। कार्बन ब्रशेस आर द मेटालिक ब्रशेस, स्टेशनरी मेटालिक ब्रशेस होते हैं, सो दैट कि वो जब आपकी रिंग्स घूमेगी ना तो वो पूरे सर्किट को घूमने नहीं देंगे। अब कैसे नहीं घूमने देंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे नहीं घूमने देंगे। चलिए, हम वापस चलते हैं उस पुराने वाले पिक्चर की तरफ। ये देखो, ये पिक्चर को एक बार अच्छे से देखो। देखो क्या हुआ, ये तो आपका क्या है? आर्मेचर है। ठीक है, ये जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है दिस इज आर्मेचर। ये आपके जो मैग्नेट्स है ये क्या है? ये फील्ड मैग्नेट्स है। भाई ये हो गया हमारा आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर क्या है भाई? ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई। उसके बाद ये दोनों देखो क्या होगा, ये हो गए हमारे फील्ड मैग्नेट्स। अब इस फील्ड मैग्नेट के अंदर देखो क्या है, यहाँ पर है एन पोल, वहां पर है एस पोल, लेकिन दोनों ही फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे। ये अपनी पोजीशन को चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज कौन करेगा? तो भाई ये आर्मेचर करेगा। नाउ आर्मेचर के जो दो एंड्स है, इन दोनों एंड्स को देखो कहाँ कनेक्टेड है। ये एक इस रिंग पे कनेक्टेड है, दूसरा वाला एंड देखो इस रिंग पे कनेक्टेड है। क्या ये दोनों क्लैश कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ से ये एक कनेक्टेड हो गया, यहाँ से देखो दूसरा एंड जो है वो इससे कनेक्टेड हो रहा है, लेकिन दूसरी रिंग से कनेक्टेड हो रहा है, एक दूसरे में आपस में क्लैश नहीं कर रहे। इस रिंग से कनेक्टेड होने के बाद में यहाँ देखो पीछे की तरफ देखो क्या लगाया, नए नए ब्रशेस लगाए गए हैं, कार्बन ब्रशेस लगाए गए हैं। और ये जो कार्बन ब्रशेस है ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो कार्बन ब्रशेस है
ये क्या काम करेंगे, तो भाई जैसे ही हमारी ये जो कॉइल है, जब ये कॉइल मूव करेगी और जब ये कॉइल रोटेट करेगी, जब ये कॉइल घूमेगी, तो भाई देखो इसके अगर घूमने से क्या होगा, मेरा हाथ भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्यों, क्योंकि ये कनेक्टेड है। अब जैसे ही मैं इसका कनेक्शन जो छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा इसको लूज कर दिया, तो क्या होगा, मेरा हाथ नहीं घूमेगा, सिर्फ ये कॉइल घूमेगी, ठीक है। वैसे ही जैसे ही ये कॉइल घूमेगी, तो भाई कॉइल के घूमने के साथ साथ में क्या होना चाहिए, ये वाला जो पूरा सर्किट है, जो एक्सटर्नल सर्किट है, वो भी घूम जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं घूमता है, क्यों नहीं घूमता, बिकॉज ऑफ कार्बन ब्रशेस। क्या होगा कि भाई जब ये घूमेगी तो ये रिंग्स भी घूमेंगी, और जब ये रिंग्स घूमेगी तो ये रिंग सिर्फ रिंग्स ही घूमेगी, कार्बन ब्रशेस नहीं घूमेंगे। कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। क्यों रहेंगे, ताकि वो सारे के सारे सर्किट को होल्ड करके रख सके, और ये सर्किट जो है इसके पीछे पीछे इसके बहकावे में ना आ जाए, और इसके साथ साथ घूमने लग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। सो आर्मेचर के साथ साथ में ये सर्किट बिल्कुल नहीं घूमेगा बिकॉज ऑफ द कार्बन ब्रशेस, ठीक है। चलिए, आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है। मतलब इस जनरेटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स है ये आपको समझ में आ चुका है। अब देखो इस सर्किट में हमने क्या लगाया है, ओनली गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ओनली गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है, सो दैट कि हमें पता चले कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यहाँ पे हमने लगा दिया, क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक आपको गैल्वेनोमीटर लगा दिया। लेकिन भाई हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, और जब बैटरी नहीं लगाई है इसका मतलब क्या होगा, हमें इसको इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑटोमेटिकली अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से ले लेगा, अरे लेगा नहीं, खुद बनाएगा ये तो ये खुद जनरेट करेगा, तो इसको इसकी जरूरत है नहीं। यहाँ हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर जो हमें बताएगा, भाई इसके डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सो आई होप कि आपको इसका प्रिंसिपल अच्छे से लर्न है। प्रिंसिपल क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर रहा था ये। इसकी पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो भाई 4 पार्ट्स से याद करना है हमें। आर्मेचर है फर्स्ट वन, जो ये सेंटर वाला हो गया। साइड्स में क्या लगे हैं, तो भाई मैग्नेट्स लगे हैं। मैग्नेट के बाद में यहाँ पर देखो ये दोनों एंड्स किससे कनेक्टेड है, तो ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है स्लिप रिंग से। स्लिप रिंग्स के साथ साथ में ये पूरा सर्किट क्यों नहीं घूम रहा, बिकॉज ऑफ कार्बन ब्रशेस। तो फोर्थ पार्ट कौन सा हो गया, कार्बन ब्रशेस हो गया। उसके बाद तो हमने क्या ऐड किया, इसके अंदर ओनली गैल्वेनोमीटर ऐड किया है, और हम इसमें क्या करेंगे, एक टरबाइन ऐड करेंगे, सो दैट कि उस टरबाइन की वजह से क्या हो जाए, इसको मैकेनिकल एनर्जी मिले, और उस मैकेनिकल एनर्जी से ये हमें क्या दे दे, ये हमें दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए, अब हम आ जाते हैं फिर से हमारे कंटेंट पे। कंटेंट क्या था, तो भाई ब्रशेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, ब्रशेस को हमने पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है, एसी जनरेटर। तो पता है ना आपको, तो एसी जनरेटर क्या होता है, अभी भी हम इसी की बात कर रहे थे। इट जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या जनरेट करेगा, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा, ठीक है। इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर होगी। चलिए, अब हमें क्या देखना है, इसका कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो भाई कंस्ट्रक्शन में तो सिंपल सी चीज है। जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे, जब आपको बोला जाए कि भाई इसका डायग्राम बनाना है, तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, भाई हमने कहा कि ठीक है हम काम करते हैं, पहले मैग्नेट्स लगा देते हैं। मैग्नेट्स लगाने के बाद में सेंटर में हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना दी, ठीक है। उस कॉइल के 2 एंड्स थे हमारे पास में। दोनों एंड्स में क्या किया, जो पहला एंड था उसके ऊपर हमने क्या किया, एक रिंग से कनेक्ट कर दिया। दूसरा एंड था उसको भी हमने एक रिंग से कनेक्ट कर दिया। पास में हमने क्या लगा दिया भाई, उसके बाद हमें याद है कार्बन ब्रशेस। अगर कार्बन ब्रशेस भूल गए तो पूरा का पूरा सर्किट गड़बड़ है। चलो, उसके बाद क्या लगाएंगे, तो उसके बाद हमने लगा दिए वायर्स। वायर के बीच में यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर। डन हो गया, बस इतना सही था। चलिए, कंस्ट्रक्शन क्या है, द एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल। एबीसीडी तो नाम है भाई इसका। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कर रहे हो तो ये लो ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है। चलो, एसी जनरेटर के अंदर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर होता है, दैट इज कॉल्ड एबीसीडी। सो प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसके 2 पोल्स के बीच में हमने क्या रख दिया है, आर्मेचर को रख दिया है, और उस आर्मेचर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, रिंग से कनेक्ट कर दिया। बहुत इजी है। चलिए, उसके बाद देखो, द 2 स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 मेंटेन कॉन्टैक्ट of the coil with the load resistor through brushes B1 and B2 without moving the resistor। बिल्कुल इस रेजिस्टर को मूवमेंट नहीं करने देना है। ये जो रिंग्स आपकी है, ये देखो यहाँ पर देखो, ये जो रिंग्स आपकी देखो किस तरह से बनी हुई है, ये यहाँ पर मूवमेंट करेगी, ये भी यहाँ पर घूमेगा, लेकिन ये जो ब्रशेस लगे हैं, ये ब्रशेस बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे, ब्रशेस नहीं घूमेंगे। और ब्रशेस नहीं घूमेंगे तो जो आगे का सर्किट होगा वो भी नहीं घूम पाएगा, वो भी अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। सिर्फ घूमने वाला कौन है, तो भाई ये जो आपकी आर्मेचर कॉइल है, सिर्फ और सिर्फ यही घूमेगी, उसके अलावा कोई भी कॉइल नहीं घूम सकती, ठीक है। देखो यहाँ पर एक एरो बना है। एरो क्यों बना है, 3D एरो क्यों बना है ये वाला, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा भाई, हमारा जनरेटर जो होता है वो 3D होता है,
ठीक है। तो उसकी वजह से हमने क्या बना दिया, 3D एरो बना दिया। अब देखो यहाँ पर ये देखो क्या लगा है, मैग्नेट्स लगी है। मैग्नेट लगी है तो देखो इस एरो से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो आर्मेचर है ये क्या होगा, ये घूमेगा, और जब ये आर्मेचर घूमेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी बनेगी। वो मैकेनिकल एनर्जी ये जनरेटर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हमें दे देगा ताकि हम हमारे अप्लायंसेस को यूज कर सके। अगर लाइट नहीं है ना तो भी हम उसको यूज कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस। देखो यार नॉर्थ पोल है, वहां से देखो ये जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब अगर ये इस तरह से है आपका ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है या आर्मेचर जो है वो देखो इस तरह से है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो भाई दूसरा वाला कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा ना। अपोजिट देखो अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अगर एक तरफ से फोर्स लग रहा है अपवर्ड्स तो दूसरी तरफ से कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा। तो देखो यहाँ से देखो अगर ये ऐसे जा रहा है तो भाई ये जो पार्ट है ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा, तो फिर ये घूमेगा इस तरह से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर की वर्किंग क्या है। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा प्रिंसिपल। हमने सबसे पहले क्या देखा, भाई प्रिंसिपल देखा कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ये आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये हमारे किसका प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के बाद हमने क्या देखा, तो भाई हमने देखा इस जनरेटर के पार्ट्स, जिसको हम पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब जब आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाना है, ठीक है, तो आपने क्या बोला सबसे पहले कि ठीक है उसके पार्ट्स लाके दो, तो आपने पार्ट्स ले लिए। अब क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, उस इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। तो पार्ट्स के बाद क्या देखा हमने, इसका कंस्ट्रक्शन देखा कि भाई किस चीज को जो है वो कहाँ जोड़ना है। ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया कि भाई किस चीज को हम कहाँ जोड़ने वाले हैं, तो हमने इसको जोड़ जुड़ा के रख दिया। ठीक है, ये जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमको क्या देखना है, इसकी वर्किंग देखनी है। क्या देखेंगे हम, इसकी वर्किंग, ये काम कैसे करता है। स्टार्टिंग में हमने ये देख लिया था कि भाई इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो हमारे बहुत काम की चीज है। ठीक है, काम तो कर रहा है, बहुत काम की चीज है, तो सारे पार्ट्स देख लिए, कंस्ट्रक्शन देख लिया, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा वो भी देख लिया। अब हमें देखनी क्या है, इसकी वर्किंग, कि किस तरह से जो है ये जनरेटर वर्क करता है। तो किस तरह से ये वर्क करेगा जनरेटर, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट लगी है यहाँ पर दोनों तरफ अगर मैग्नेट लगी है तो मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दोनों तरफ अगर मैग्नेट लगी है तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड देखो N2S, यहाँ पे भी देखो N2S। क्यों हुआ N2S, भाई नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ही तो जाती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब नॉर्थ से साउथ जाएगी तो यहाँ पर भी यही होगा, N2S जो है क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो गई, भाई ये वाली उसकी डायरेक्शन हो गई। अब हम ये बोल रहे हैं कि जब ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन ही रहा है, इसके अंदर जब हम यहाँ लगा देंगे एक टरबाइन क्यों लगाएंगे, तो जब तक टरबाइन नहीं लगाएंगे तब तक इसको मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से मिलेगी। यहाँ हम एक क्या ऐड कर देंगे, एक टरबाइन ऐड करेंगे। फिर टरबाइन जो है वो वाटर टरबाइन हो सकता है, इट कैन बी स्टीम टरबाइन, इट कैन बी विंड टरबाइन एंड इट कैन बी गैस टरबाइन। ठीक है, जब ये आप टरबाइन यहाँ लगा लोगे तो टरबाइन लगाने से क्या होगा, उसके ऊपर जब भी सपोज आपने लगाया वाटर टरबाइन, ठीक है, अगर आपने लगाया है वाटर टरबाइन तो क्या होगा, इसके ऊपर सपोज आपने बहुत प्रेशर में वाटर डाला है, तो जितना ज्यादा प्रेशर में आप वाटर डालेंगे उतना ही तेजी से क्या होगा, वो टरबाइन घूमेगा। और उस टरबाइन के घूमने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी ये जो आर्मेचर है वो घूमने लग जाएगा, बिकॉज इसको क्या मिल जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी जो मिली थी। मैकेनिकल एनर्जी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होने लग जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होने लग जाएगी बिकॉज ऑफ टरबाइन से क्या मिला, मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी को इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये जो आर्मेचर है ये रोटेट करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर होगी। क्या हुआ, फिर से एक बार देखिए क्या कर रहे हैं हमने क्या किया, यहाँ पे एक टरबाइन ऐड किया। टरबाइन ऐड करने से क्या होगा, तो टरबाइन ऐड करने से होगा ये कि जब टरबाइन घूमेगा तो इस जनरेटर को मिलेगी मैकेनिकल एनर्जी, और उस मैकेनिकल एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा आपके इलेक्ट्रिक करंट में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो भाई ये तो ऑलरेडी आर्मेचर तो घूम ही रहा था, मैकेनिकल एनर्जी की वजह से आर्मेचर घूम रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी बना हुआ है, तो सोचो कौन सी चीज लगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही तो लगा। हमने क्या कहा, देखो फिर से एक बार सुनना, इसको अच्छे से देखना। ये अगर समझ में आ गया तो भाई डीसी जनरेटर भी आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और ये मान के चलना, ये एनसीईआरटी का, ये सीबीएसई का आपके मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, बिकॉज जैसे ही इस चैप्टर का नाम आता है तो सबसे पहले सीबीएसई के माइंड में आता है अच्छा इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब क्वेश्चन इसी में से आने वाला है। ठीक है, नींद में भी अगर सीबीएसई को जाके पूछोगे ना कि भैया कौन सा क्वेश्चन डालने वाले हो आप 10th के एग्जाम में मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर से, तो वो सीधा बोलेंगे जनरेटर। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक तो उनके माइंड में बाद में आएंगे, उससे पहले क्या आ जाएगा जनरेटर। जनरेटर कोई भी आ सकता है। सो देखो क्या हुआ इसके अंदर, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि क्या करा, जस्ट टरबाइन को ऐड कर दिया। ठीक है, टरबाइन जैसे ही घूमेगा तो क्या बना, मैकेनिकल एनर्जी बनी। टरबाइन के घूमने से देखो क्या बनेगा, तो टरबाइन के घूमने से बनेगी मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से क्या होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से जो हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, तो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ये जो आर्मेचर है ये रोटेट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी बनी, आर्मेचर जो है वो क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, आर्मेचर रोटेट करेगा और आर्मेचर के रोटेट करने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रही है। याद करो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था उसमें, कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होते क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो हम ये करें कि भी मैग्नेट को चेंज कर दे, मैग्नेट को थोड़ा सा मूव करवाए विद रेस्पेक्ट टू कॉइल, बट हमने क्या कहा ये तो परमानेंट मैग्नेट है, ये मैग्नेट को हम मूव नहीं करवा सकते, तो फिर हम किसको मूव करवाएंगे, कॉइल को। किसको, कॉइल। कॉइल क्या है, आर्मेचर। इसको जब मूव करवाओगे तो विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेट, तो जैसे ही हमने इसको मूवमेंट करवाया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारी इंड्यूस हो जाएगी। तो आर्मेचर रोटेट करेगा, आर्मेचर के रोटेट करते क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड। चलिए अब देखते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गई, किस तरफ ये घूमा, कौन सी डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिक करंट की कौन सी डायरेक्शन थी, वो सारा देखना है। आई होप कि आपको इतनी चीज तो पूरी की पूरी क्लियर है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई थी, तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आई थी, जब हमने टरबाइन को ऐड कर दिया था। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी आ गई, उसके बाद क्या हुआ, उस एनर्जी की वजह से आर्मेचर जो है वो रोटेट कर गया। आर्मेचर ऐसे था अगर, तो वो घूम के यूं हो गया, और अगर इस तरफ से घूम रहा था तो भी उस तरफ चला गया ऐसे होके। वो तो हम अभी डायरेक्शन देखेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो आर्मेचर क्या कर रहा है, घूम रहा है। आर्मेचर अगर रोटेट करेगा तो आर्मेचर के रोटेट करने से क्या हुआ, कॉइल में चेंज हुआ, कॉइल मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेट। याद करो वो जो वीडियो जिसके अंदर हमने पढ़ा था वेज ऑफ इंड्यूस करंट, जब इंड्यूस करंट को इंड्यूस किस तरह से कराना है वो सारे हमने वेज देखे थे। तो उसके अंदर एक वे कौन सा था, एक मेथड था जब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट हमारी फिक्स है लेकिन हम जस्ट उस कॉइल को मूवमेंट करवा देते हैं विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेट, सो दैट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होगा वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। द सेम थिंग इज हियर कि हमने क्या किया, आर्मेचर को रोटेट करवा दिया। आर्मेचर के रोटेट होते क्या हो गया भाई, आर्मेचर हमारा रोटेट हो गया। आर्मेचर के रोटेट होते क्या हुआ, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस हो चुकी है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। नाउ अब हम देखते हैं कि भाई इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। ठीक है, हमारा जो आर्मेचर घूमेगा, हमारा आर्मेचर देखो अभी इस सिचुएशन में है, हमारा आर्मेचर जो है अभी देखो, चलो इस सिचुएशन में है वो। इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही हमारा आर्मेचर जो है, देखो यहाँ पर है आर्मेचर हमारा, ये घूमेगा तो इस तरफ से तो लगेगा ऊपर की तरफ अपवर्ड में फोर्स, इस तरफ से कौन सा फोर्स लगेगा, अपवर्ड में लगेगा फोर्स, और यहाँ से कौन सा फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड्स में लगेगा। ठीक है, यहाँ से फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड लगेगा, यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो ये जो आर्मेचर है ये देखो ये इस तरह से घूम जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार यहाँ देखो क्या हुआ, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से देखो ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, और साउथ पोल से ये कहाँ चला गया, नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो ये इस तरह से है, अभी जैसे ही हम इस तरह बोले यहाँ लगेगा ऊपर की तरफ फोर्स, यहाँ लगा नीचे की तरफ फोर्स, तो ये जो आर्मेचर था ये ऐसे की तरफ, ये ऐसे हो गया, घूम गया ये आर्मेचर। ठीक है, और अगर ये घूम रहा है तो भी हाफ रोटेशन के बाद में क्या हो जाएगा, अगर ये यहाँ से इस तरफ ऐसे घूम रहा है तो हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये CD जो है वो इस तरफ आ जाएगा। भाई ये जो पोर्शन था जो हमारा AB था,
जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ तो ए बी हमारा इस तरफ आ गया, और ये जो हमारा सी डी था हाफ रोटेशन के बाद कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया। ठीक है, चलिए आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। भाई इसके अंदर चेंज हुआ, ये घूमा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगी। और इलेक्ट्रिक करंट जो है कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, तो भाई देख लो कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है, N2S जा रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, हमें रूल कौन सा लगाना है, बिकॉज अगर हमें डायरेक्शन चेक करनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, रूल लगाना पड़ेगा। अब कौन सा रूल लगाएंगे, तो भाई इंड्यूस्ड करंट है, नॉर्मल करंट नहीं है, इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहे हैं हम। फोर्स हमें गिवन है, फोर्स पता है हमें कि भाई जो ए बी है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, सी डी जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। फोर्स हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन पता है, मतलब हमें किसकी डायरेक्शन पता करनी है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अगर पता करनी है तो भाई कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड नहीं लगेगा। लेफ्ट हैंड कब लगता है, जब फोर्स की डायरेक्शन पता करनी होती है और करंट हमें गिवन होती है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या जनरेट किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट हमने जनरेट की है। तो भाई जो इंड्यूस्ड करंट है, जो बनी है करंट अभी अभी, उसकी डायरेक्शन को हमें पता करना है। मतलब हम कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगेगा। अब देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोल रहा था, तो भाई आ जाओ फिर से। स्टार्टिंग की जो हमारी 3 है, मतलब लाइक थंब हो गया हमारा, ये हमारी हो गई 4 फिंगर, ये हमारी हो गई मिडल फिंगर। ठीक है, अब ये तीनों कैसे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, जो हमारी 4 फिंगर है वो किसको डिनोट करेगी, वो डिनोट करेगी आपके मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको डिनोट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड हमारा। ये जो थंब है ये किसको डिनोट करेगा, द फोर्स, जो हमारा कंडक्टर है उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो ये कंडक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। और ये जो हमारी मिडल फिंगर है ये किसको शो करेगी, ये करेगी हमारी इंड्यूस्ड करंट को शो। मतलब ये अगर हमारे इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रही है तो भाई ये दो चीजें हमारे पास है ना। तो चेक कर लो इसके अकॉर्डिंग कहाँ जा रहा है। देखो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रही है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ गई, जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है किस तरफ, ऊपर की तरफ लग रहा है। फोर्स देखो अगर हम ऐसे देखते हैं तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ गया, जो हमारी 4 फिंगर थी। यहाँ जो है वो थंब की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है। तो जो ये आर्मेचर है वो बाहर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब देखो करंट किस तरफ जाएगी, तो भाई करंट जाएगी इस तरफ। करंट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मतलब करंट जाएगी A टू B। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, हमारी A टू B हमारी करंट फ्लो करेगी। नाउ A टू B क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन हो गई। अब जब ये करंट A टू B जा रही है तो क्या ये B टू C नहीं जाएगी, चाहे C टू B आएगी, बिल्कुल नहीं। A टू B हमारी करंट गई, फिर B टू C गई, नाउ C टू D। ठीक है, C से D हमारी करंट आ चुकी है, और आगे कहाँ जाएगी, ये जाएगी अब देखो B2 पर जाएगा, मतलब कि ब्रशेस तक जाएगी। क्यों जाएगी, तो भाई पहले कहाँ पे आई, रिंग पर आई, R2 रिंग पर आई। R2 रिंग से कहाँ गई, ब्रशेस पर, B2 ब्रश पे चली गई। उसके बाद यहाँ से ये फ्लो होगी और फिर इस डायरेक्शन से वापस यहाँ तक आ जाएगी। तो ये क्या है, अब देखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में अब क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारी जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, सो दैट कि बाद में हमें पता चले कि क्या आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज होती है, कुछ चेंज हुआ। चलो A टू B हमारी करंट जा रही है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं एक बार कि A टू B हमारी गई करंट। एक बार पेन चेंज कर लो, चलो A टू B। ठीक है, नाउ B टू C, देन C टू D। D से कहाँ गई हमारी करंट, R2 पर गई। R1 से कनेक्टेड नहीं है ये, R2 पर गया है ये, तो ये गया हमारा R2 पर। R2 से कहाँ चला गया, B2 ब्रश पर। ठीक है, R2 ये है, इस रिंग पे आए करंट, तो यहाँ से जाएगी ब्रश पर जो कि है B2। B2 से देखो घूम के वापस कहाँ आ जाएगी, ये B1 पे आएगी। पहले हमारी करंट कहाँ जाएगी, फिर आएगी ये B1 पर आ जाएगी, और B1 से कहाँ चली जाएगी, R1 पर। ठीक है, B1 से कहाँ जाएगी, R1 पर जाएगी, जो रिंग है 1 वहां पर जाएगी। उसके बाद ये फिर कहाँ पर आ जाएगी, फिर से A पर आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि इतनी बात क्लियर है। देखो A से शुरू हुई थी, A पे हमने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, चलो ये तो हुई हमारी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई जब आर्मेचर हमारा हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, हाफ रोटेशन का मतलब भाई आधा तो घूम चुका है ये। यहाँ पर ये आर्मेचर इस तरह से था,
अब क्या होगा, आर्मेचर जो है वो घूम जाएगा। आर्मेचर क्यों घूम जाएगा? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कहाँ लगा? इसमें ऊपर की तरफ लगा। ये CD है, इसके ऊपर कहाँ लगा? डाउनवर्ड्स में लगा। तो ये जो आर्मेचर हमारा इस तरह से था, AB अभी इस तरफ है, CD इस तरफ है, जैसे ही ऐसे हो जाएगा तो AB उस तरफ चला जाएगा और CD इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये होगा, अब देखो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो देखो क्या हुआ, ये हमारा आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर जैसे ही ये रोटेट होगा, रोटेट होते ही और क्या क्या चीजें रोटेट हो जाएंगी, भाई A to B था, भाई यहाँ A to B था, जैसे ही हमने इसको किया तो AB उधर चला गया, तो ये तो हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब देखो क्या रिंग भी चेंज होंगी, तो भाई ऑब्वियसली हमारी रिंग भी तो साथ ही साथ घूमेगी, तो जब रिंग भी साथ ही साथ घूमेगी तो CD के साथ देखो कौन सी रिंग कनेक्टेड है, CD के साथ अभी R2 रिंग कनेक्टेड है, लेकिन ब्रश रोटेट नहीं करेगा। ब्रश अगर रोटेट करने लग गया तो फिर पूरा का पूरा सर्किट रोटेट हो जाएगा, इसलिए ब्रश रोटेट नहीं करेगा, ब्रश अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक है, तो भाई यहाँ जब अगर AB की बात कर रहे हैं तो ये रोटेट होके क्या हो जाएगा, R1 जो है इस तरफ आ जाएगा। तो देखो ये हमारा AB है, ये किससे कनेक्टेड था, ये कनेक्टेड था R1 से कनेक्टेड था। ठीक है, ये हो गया हमारा R1। ठीक है, नाउ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा R2, ये R2 हो गया। ठीक है भाई, ऑलरेडी ये R2 ही था, ये R2 आ गया हमारे यहाँ पे। अब ये जो R2 है, ये देखो R2 किससे कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है हमारे B2 से। ठीक है, जैसे ही ये घूमेगा, जैसे ही इसने ये घूम गया तो घूमते ही क्या हो जाएगा, क्या ये अपने रिंग्स को चेंज कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, ये अपने रिंग्स को तो चेंज नहीं कर पाएंगे। अब जब इन्होंने रिंग्स को चेंज नहीं किया तो ये और क्या चेंज कर लेंगे, ये अपने ब्रशेस को चेंज कर लेंगे, तभी तो रोटेशन होगा। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर ब्रश कौन सा आ जाएगा, अभी यहाँ पर ब्रश आ जाएगा B1, यहाँ था B2 ब्रश अगर उस तरफ था तो देखो यहाँ से बाकी का सर्किट है। ठीक है भाई, यहाँ से बाकी का सर्किट है हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर और ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चेंज वाली चीज कौन सी हुई, तो भाई चेंज वाली चीज तो सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर हमारा हो गया कौन सा, B1 है, वहां पर B2 है, ये ऑलरेडी है। चेंज क्या हुआ, ओनली R1 R2 चेंज हो गए, ABCD जो थे वो चेंज हो गए। AB इस तरफ आ गया इस बार, CD जो है वो इस तरफ चला गया, इसके साथ ही साथ R1 था तो R1 इस तरफ हो गया, इसके साथ था R2 तो यहाँ पर आ गया R2। ठीक है, यहाँ आपके जो मैग्नेट है वो है ही, यहाँ पर N पोल है, यहाँ पर क्या है, S पोल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है, फिर से हमें देखनी है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन फिर से कैसे देखेंगे, तो भाई सेम चीज है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी यही होगा, N to S जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड N to S जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड N to S जाएगा तो ये जो आर्मेचर है इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, पहले की तरह ही लगेगा। इस तरफ वाला फोर्स, नॉर्थ साइड की तरफ जो फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, और जो आपके एस पोल के साइड वाला जो होगा वो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, मतलब पहले हमारा आर्मेचर ऐसे था, फिर वो घूम के ऐसे हो गया, अब क्या हो जाएगा, फिर से ये घूम के इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड में लगेगा, यहाँ जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड में लगेगा, सो दैट कि ये फिर से आगे की तरफ से ऐसे घूम जाए। ठीक है, आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या हुआ, नॉर्थ टू साउथ हमारी किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। रूल कौन सा लगाना है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है, लेफ्ट हैंड रूल बिल्कुल नहीं लगाना है। चलिए, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सा है, वो 4 फिंगर है हमारी। तो ये हो गई देखो हमारी मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, तो भाई फोर्स हमारा लग रहा है आउटर साइड के अंदर। तो देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन जो कि आउटर साइड में लग रहा है। तो हमारी करंट किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो भाई ये तो ऊपर की तरफ जा रही है। जब करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो किस तरफ गई, D to C हमारी करंट गई, C to D नहीं जाएगी, D to C हमारी करंट जा रही है। तो देखो करंट की डायरेक्शन हो गई ये। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो भी ऑटोमेटिकली यहाँ से करंट इस तरफ जाएगा, यहाँ से A to B आ जाएगा, यहाँ से आ गया R1 पर, फिर आएगा B2 पर, और फिर गैल्वेनोमीटर से होते हुए कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा B1 पर आएगी करंट, और B1 पर करंट आने के बाद फिर वापस R2 और उसके बाद D और फिर वापस से C। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम कि अब हमारी करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है क्या। तो भाई ऐसे अगर देखा जाए जनरली तो हमें पता है कि हमारी करंट की डायरेक्शन देखो किस तरफ, ऐसे घूम रही है। करंट की डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज हमारी करंट की डायरेक्शन है, क्लॉक ऐसी तो घूमती है, तो करंट की डायरेक्शन भी तो इस तरफ जा रही है। तो ये करंट की डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और यहाँ भी देख लो कौन सी करंट की डायरेक्शन थी,
तो भाई ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, तो डिफरेंस कहाँ आया दोनों के अंदर? तो हम अभी देखते हैं डिफरेंस कहाँ आया। पहले हम इस चीज को ले लेते हैं भाई A to B, B to C और C to D। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले वाला कि भाई पहले क्या था, A to था B, B to था C, C to D, D2। तो देखो D2 कहाँ गया, D से गए हम R2, फिर B2, फिर B1 R1, ठीक है। R2 B2, उसके बाद देखो R2 B2, फिर B1 R1। तो ये देख लो फिर वापस आ गया B1, फिर आ गया R1 और उसके बाद आ गए थे हम A पर, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं फिर से हम D से, जो हमारी डायरेक्शन है वो हम D से शुरू करते हैं। तो देखो इसके अंदर पहले क्या, ये तो था फर्स्ट वाला केस हमारा, ठीक है, ये हमारा सेकंड जॉब वाला केस है। D to C हमारी करंट गई, C to गई A, A to B, B to R1, B से कहाँ गया R1 पे गई हमारी करंट। तो देखो यहाँ गई हमारी करंट R1 पे, R1 से गई B2 में, नाउ B2 से गई है ये वापस B1 में करंट, B2 से गई है B1 में करंट, नाउ B1 से गई है R2 में, और R2 से कहाँ चली गई है, D पे आ गई है वापस, ठीक है। अब देखो दोनों में चेंज कहाँ आया, तो क्या दोनों में चेंज आया भी है या नहीं आया है? तो भाई चेंज तो डेफिनेटली आया है। क्यों आया है? तो भाई हमारे ब्रशेस तो चेंज हुए ही नहीं थे, ब्रशेस तो अपनी जगह पर थे, लेकिन रिंग्स चेंज हो गई थी, और रिंग्स के साथ साथ में आर्मेचर खुद भी तो चेंज हो ही रहा था, उसी की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। सो देखो R1 से कहाँ गए हम, B2 पर गए। अब देखो यहाँ देखो R1 से हम कहाँ जा रहे हैं, A पर जा रहे हैं, हुआ चेंज। यहाँ देखो B2 से हम जा रहे हैं B1 पर, यहाँ भी B2 से B1 पर जा रहे हैं, लेकिन B1 से यहाँ जा रहे हैं हम R2 पर, लेकिन यहाँ हम B1 से R1 पे जा रहे थे पहले तो हम, मतलब कि चेंज हुआ। दिखने में भले ही ये करंट हमारी क्लॉकवाइज है दोनों ही केसेस के अंदर, लेकिन जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया था, ए बी पहले इस तरफ था, दूसरी बार इस तरफ आ गया, हाफ रोटेशन कंप्लीट होते क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। भले एक्सटर्नली नहीं हुई है, बाहर से देखने पर सिमिलर लग रही है, लेकिन इंटरनली जो है वो करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये कौन सी करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब ये जनरेटर कौन सा हो गया, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होगा, मतलब कि ये एसी जनरेटर होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, नहीं भी हुई है तो जहां कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ही आप डायरेक्शन चेक करोगे तो भाई हाफ रोटेशन के बाद आप डायरेक्शन चेक करना, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये डायरेक्शन तो चेंज हो गई है। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई है, मतलब कि ये कौन सा जनरेटर होगा, एसी जनरेटर होगा। और बस याद इतना ही रखना, एसी जनरेटर है तो रिंग्स कौन सी आएगी, स्लिप रिंग्स आएगी, जिसके अंदर कहीं पे गैप नहीं होगा, स्प्लिट रिंग्स नहीं होगी, स्लिप रिंग्स होगी, गैप नहीं है, फुल रिंग्स है। जैसे ही आप इसको रोटेट करवाओगे तो भाई हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, CD जो है वो AB के प्लेस पे आ जाएगा, AB जो है वो CD के प्लेस पे आ जाएगा, रिंग्स भी चेंज हो जाएगी इनके साथ साथ में, लेकिन ब्रशेस चेंज नहीं होंगे। और जब ब्रशेस चेंज नहीं होंगे और अगर हम डायरेक्शन चेक करेंगे तो भाई डायरेक्शन दिखने में तो हमें लग रही है क्लॉकवाइज है, लेकिन जब ये लिख के चेक करोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा इंटरनली जो है वो डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो भाई डायरेक्शन चेंज होते ही हमारी अल्टरनेटिंग करंट है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। अगर डायरेक्ट करंट होती तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा एसी जनरेटर जो है वो खत्म होता है। और अगर एसी जनरेटर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है तो डीसी जनरेटर तो बहुत छोटी सी चीज है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।